बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि चेन स्टोक्स ब्रीथिंग क्या है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन स्टोक्स ब्रीथिंग, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले चेन स्टोक्स ब्रीथिंग देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक ब्रीथिंग बेसिकली क्या होती है। नाम से ही ज़ाहिर है पीरियोडिक ब्रीथिंग जो इंटरवल्स में ब्रीथिंग हो रही हो। अब पीरियोडिक ब्रीथिंग किस तरह से होती है? कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में होती है पीरियोडिक ब्रीथिंग, जिसमें पहले एक गहरा सांस लेता है बंदा और उसके बाद एक कंप्लीट एपनिया हो जाता है। एपनिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, यानी उसके बाद सांस लेना बंद हो जाता है और उसके बाद दोबारा से एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद फिर से सांस आना बंद हो जाता है। तो इस तरह इंटरवल्स के अंदर, यानी पहले एक इंटरवल में एक गहरा सा सांस लेता है, उसके बाद सांस आना बंद हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में फिर से गहरा सा सांस लेता है और फिर अगले इंटरवल में फिर से सांस आना बंद हो जाता है। तो यानी ये जो इंटरवल्स में ब्रीथिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक ब्रीथिंग। अब चेन स्टोक्स ब्रीथिंग क्या होती है? अब चेन स्टोक्स ब्रीथिंग में जो गाइटन के अकॉर्डिंग जो वर्डिंग है वो है वैक्सिंग एंड वेनिंग रेस्पिरेशन। उर्दू में इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव, जिससे हम कहते हैं उतार चढ़ाव कह लें, या फिर आप कह लें कि ऑल्टरनेट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन द ब्रीथिंग पैटर्न। के मतलब जैसे आप गाइटन में डायग्राम जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसमें आपने देखा कि ब्रीथिंग का पैटर्न पहले आपका ऑल्टरनेटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, उसके बाद एक कंप्लीट गैप आएगा जिसके अंदर कोई ब्रीथिंग नहीं होगी और उसके बाद फिर से आपकी ऑल्टरनेटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग होगा। तो चेन स्टोक्स ब्रीथिंग बेसिकली क्या होती है, जिसमें आपकी वैक्सिंग एंड वेनिंग रेस्पिरेशन होती है और उसके बाद एक कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया आता है और उसके बाद फिर से इस तरह की रेस्पिरेशन स्टार्ट। बेसिक मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं हम चेन स्टोक्स ब्रीथिंग का। अब जो हमारे पास ब्रीथिंग को नॉर्मली कंट्रोल कर रही है चीज़, वो है हमारा ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है वो हमारे जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, जैसे ही वो इंक्रीज़ होती है तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है और ये फ़ौरन से हमारी जो ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। और जब हम लोग हाइपर वेंटिलेशन कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और ये ब्रीथिंग को कम करवा देता है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो नॉर्मली हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब चेन स्टोक्स ब्रीथिंग के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो है फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्पिरेटरी सेंटर वो स्लो हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो फिर चेन स्टोक्स ब्रीथिंग किस तरह से प्रोड्यूस होगी, अब इसको देख लेते हैं। जो चेन स्टोक्स ब्रीथिंग है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक साइकिल में सब कुछ हो रहा है कि पहले एक ब्रीथिंग हो रही है, उसके बाद एक कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया आता है, उसके बाद फिर ब्रीथिंग होती है, उसके बाद कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया आता है और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं उस पीरियड की जिसमें हमारे पास वेंटिलेशन हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है। अब हुआ क्या है कि पर्सन ने की है हाइपर वेंटिलेशन। जब हाइपर वेंटिलेशन हुई है यानी ज़रूरत से ज़्यादा ब्रीथिंग कर ली है, डीप ब्रीथिंग कर ली है, अब उससे क्या होगा, उससे हमारे जो एल्वियोलाई हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी। ये ऑक्सीजन कैपिलरी ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड में जो पल्मोनरी ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो कैपिलरी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी और फिर वहाँ से बाहर एक्सपायर आउट हो जाएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई है और ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ गई है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि फ़ौरन से ब्रेन के पास ब्लड पहुँचना चाहिए था और ब्रेन को फ़ौरन से रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देना चाहिए था। जब रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता तो ब्रीथिंग रुक जाती, कार्बन डाइऑक्साइड अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती, ऑक्सीजन भी अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती। लेकिन अब चेन स्टोक्स ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, अब जो पल्मोनरी ब्लड है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गई है। अब ये चेन स्टोक्स ब्रीथिंग उन लोगों में होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो स्लो होता है। अब ब्लड पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लगा के ब्रेन तक पहुँचेगा। अब जितने टाइम में ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज से ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक बंदा हाइपर वेंटिलेशन करता रहेगा, क्योंकि अभी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को पता ही नहीं चला कि अब उसने डिप्रेस होना है और अब उसने ब्रीथिंग को ख़त्म करना है।
अब जब ब्लड पहुंच गया किसी ना किसी तरह ब्रेन तक, तो अब ब्रेन को पता चलेगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर उसको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत थोड़ी हुई हुई है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो इस सूरत हाल में उसने क्या करवाना है, उसने डिप्रेस हो जाना है और रेस्पिरेशन को ख़त्म करा देना है। तो अब क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर फ़ौरन से रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैसेज भेजेगा और रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी और एक कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया जो हमें चेन स्टोक्स ब्रीथिंग के पैटर्न में नज़र आता है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब एक कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया आएगा, कोई ब्रीथिंग नहीं हो रही है, ना ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो अब होगा क्या, जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर क्या करेगा, ब्लड के अंदर डिक्रीज़ कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करेगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये जो हमारे ब्लड के अंदर नए चेंजेस आए हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, अब ब्रेन को इन चेंजेस को रिस्पॉन्स करना है और ब्रेन थोड़ा सा टाइम लेगा इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में, और जितना टाइम ब्रेन लेगा उसमें क्या होगा, सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी होगी, यानी कि ब्रीथिंग नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है। तो जब ब्रेन इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ मामला बहुत ख़राब हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एलिवेट हुई है और ऑक्सीजन बहुत थोड़ी हुई है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर जो होगा वो इन चेंजेस की वजह से बहुत ही स्ट्रांगली स्टिमुलेट होगा और फिर से एक हार्ड ब्रीथिंग का, एक स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग का सिग्नल जाएगा और पेशेंट जो है वो फिर से हाइपर वेंटिलेट करेगा। अब ये जो चेन रिएक्शन है ये इसी तरह से चलता रहेगा, पर्सन हाइपर वेंटिलेट करेगा क्योंकि जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एलिवेट कर गई थी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई थी, क्योंकि एक कंप्लीट इंटरवल आया था एपनिया का जिसमें बंदे ने कोई भी सांस नहीं लिया, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ब्रेन को जब पता चलेगा कि इस तरह के चेंजेस आए हुए हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देगा, जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देगा तो पर्सन हाइपर वेंटिलेट करेगा, फिर से वो वाला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा कि हाइपर वेंटिलेट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर आ जाएगी, फिर इस ब्लड को ब्रेन तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर जब ये बहुत थोड़ा सा टाइम लेकर ये ब्लड ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, तो ब्रेन को लगेगा कि अब मुझे रेस्पिरेशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ये चेंजेस नॉर्मल लेवल पर आ जाएं। फिर से क्या होगा, फिर से एक कंप्लीट इंटरवल ऑफ एपनिया आएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो चुका है। फिर जब एक कंप्लीट फेज़ ऑफ एपनिया आएगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जब इन चेंजेस का ब्रेन को पता चलेगा फिर वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देगा और उस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से फिर से पर्सन क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट हो गया। चेन स्टोक्स ब्रीथिंग का बेसिक मैकेनिज्म, इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर अगर डैमेज हो गया है तो उससे भी आपके चेन स्टोक्स ब्रीथिंग होगी। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जब डैमेज हो जाता है तो गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि फिर आपका जो नेगेटिव फीडबैक गेन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक गेन के इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, मतलब ये कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एक नेगेटिव फीडबैक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज़ होगी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, आपकी ब्रीथिंग करवाएगा और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो फ़ौरन नीचे आ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नीचे जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगी। ये तो होता है कि नॉर्मल फीडबैक गेन हमें इस तरह से मिल रहा है। अब जब फीडबैक गेन इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी एलिवेट हुई है ब्लड के अंदर और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट हो चुका है। यूँ समझ लें कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हुई है और रेस्पिरेटरी सेंटर ने ओवर स्टिमुलेट कर दिया और बंदे ने, जो पेशेंट है, उसने हाइपर वेंटिलेशन की है। ये एग्जांपल दी गई है कि पहले नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर 3 mm ऑफ Hg राइज़ करता था तो आपकी जो वेंटिलेशन है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती थी। लेकिन अब इस केस में जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हुआ है और आपका नेगेटिव फीडबैक गेन बढ़ गया है तो अब क्या होगा, अगर 3 mm ऑफ Hg कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका जो
आपकी जो वेंटिलेशन है वो 10 to 20 टाइम्स बढ़ सकती है। यानी अब जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका यही मतलब है कि जो नेगेटिव फीडबैक गेन है वो बढ़ गया है। दूसरी जो इसकी रीज़न है वो है कार्डियक फेलियर। यानी जब कार्डियक फेलियर हो चुका है तो जो ब्लड की पंपिंग है वो भी स्लो है। जब ब्लड की पंपिंग ही स्लो है तो ब्लड का फ़्लो भी स्लो होगा। जब ब्लड का फ़्लो स्लो होगा तो पल्मोनरी ब्लड ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, जो कि मैंने अभी पूरा मैकेनिज़्म बताया कि उसके बाद चेन स्टोक्स ब्रीथिंग स्टार्ट होगी। अब ये जो गाइटन के अंदर इसका पैटर्न बना हुआ है चेन स्टोक्स ब्रीथिंग का, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले आपके पास वैक्सिंग एंड वेनिंग रेस्पिरेशन जो लिखा हुआ है कि उतार चढ़ाव के साथ ऑल्टरनेट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के साथ रेस्पिरेशन होगी। उसके बाद एक कंप्लीट इंटरवल आएगा जिसमें एपनिया होगा, यानी ब्रीथिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से ब्रीथिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर से एक इंटरवल आएगा और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसमें देख लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला जो ग्राफ है रेड कलर का, ये शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ऑफ लंग, और ये जो ब्लू है ये शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द न्यूरॉन्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले जब एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वही फिर ब्लड के अंदर भी हो जाएगा, या जो ऑक्सीजन का होगा वही फिर पल्मोनरी ब्लड के अंदर भी हो जाएगा। तो जो भी चेंज आएगा पहले वो पल्मोनरी ब्लड के अंदर आएगा, फिर ब्लड को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ब्लड का फ्लो स्लो है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रेन तक पहुंचने में। तो इसलिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग के ब्लड में पहले राइज कर रहा है, उसके बाद वो न्यूरॉन्स में राइज कर रहे हैं। तो जो न्यूरॉन्स का ये जो न्यूरॉन्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाद में राइज करता है एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। उसके अब ये देखना है कि बेसिकली जो हमारे पास ब्रीथिंग पैटर्न है वो किसको फॉलो कर रहा है। तो ये देखें, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द न्यूरॉन्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि जब आपके न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल ही लो हो गया है, उस टाइम क्या हुआ है, उस टाइम आपका कंप्लीट एपनिया हो गया है। यानी अब ब्रेन को पता चल गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही कम हो गया है, और यानी इसके इन्वर्स में ज़ाहिर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड न्यूरॉन्स में बहुत ही कम हो गया। तो उस टाइम ब्रेन क्या करवाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा और एक कंप्लीट पीरियड ऑफ एपनिया आएगा। उसके बाद जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड न्यूरॉन्स के अंदर इंक्रीज़ होने लगेगा उसी टाइम जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रीथिंग करवाना स्टार्ट कर देगा। तो यानी जो हमारा ब्रीथिंग का पैटर्न है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो जो हमारे पास ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है उसको फॉलो कर रहा है।